अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, अपने इस प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है और कोशिश हमेशा से हमारी ये रही है कि अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू की जाए और बहुत सारे ऐसे मामलात और मसाइल की निशानदेही की जाती है जिसके ऊपर हमारी कोशिश होती है कि अपने प्रोग्राम्स में ज़रूर बात करें। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में हमारी ये भी एक छोटी सी कोशिश रही है कि जो सेहत के हवाले से आपके मामलात और मसाइल हैं इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए और बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स हमने तरतीब दिए हैं जिसमें आपके सेहत के मसाइल पर खुलकर गुफ्तगू करते हैं। बहुत सारे पैगामात और सवालात भी मौसूल होते हैं और हमारी कोशिश होती है कि उन सवालात का जवाब ज़रूर दिया जाए। जितने भी हमारी मेहमान शख्सियात यहाँ पर डॉक्टर्स, हुक्मा, तबीब वगैरह मौजूद होते हैं उनसे हम बराह रास्त इन मामलात पर गुफ्तगू करते हैं। अब बहरहाल मसाइल इतने बढ़ चुके हैं और जिस तेज़ी से इजाफा होता चला जा रहा है, मैं सोचने पर मजबूर हूँ कि आखिर इसकी क्या वजह है। एक वजह तो ये समझ में आती है कि जो सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है ये महज जो हमारे ख़यालात हैं इनको मुतासर कर रहा है। पहले ऐसा समझा जाता था, लेकिन इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि जिस तेज़ी से लोग अपनी सेहत के हवाले से जो बदएहतियाती कर रहे हैं, इन मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स और जितने भी ठेले और पथारे मुझे नज़र आ रहे हैं जिस पे जा बजा मुझे रश नज़र आता है, उसकी एक बड़ी वजह ये समझ में आती है कि जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है ये बहुत मुहलिक हो चुका है। यानी इसकी मिसाल ऐसे समझिए कि आप ये जो जितने भी ठेले और पथारे नज़र आते हैं जिसके ऊपर गैर मेयारी खुराक मिलती है, ये यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स जो हैं इसको महज अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं और ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट्स पर जाकर ये व्लॉग्स बनाते हैं, इस तरह की रिपोर्ट्स बनाते हैं कि आदमी इनको ना चाहते हुए भी देखने पर मजबूर हो जाता है। अब ये सारा मार्केटिंग का तरीका है। मैं इसके ऊपर चाहूँगा कि इंशाल्लाह आगे चलकर बड़ी खुलकर बात करूँ, क्योंकि एक बहुत संजीदा नौइयत का मामला और मसला बन चुका है कि जो गैर मेयारी जो जितने भी होटल्स और रेस्टोरेंट हैं जा बजा आपको नज़र आते हैं, इनके अंदर लोगों का रश बढ़ता हुआ देख के तो मैं यकीनन अब ये समझ सकता हूँ कि जितने भी आपके जो मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, नफ्सियाती मसाइल हों, जिस्मानी मसाइल हों, इसकी बड़ी वजह यही है कि ये सोशल मीडिया के ज़रिए जो ये गैर मेयारी खाने देख रहे हैं जगह जगह ठेलों पर और आपको ये जो फूड कार्ट्स नज़र आ रहे हैं इनके ऊपर एक कम पैसों में आपको लालच दे के, और ये मैं फिर दोहराता हूँ कि महज सिर्फ मार्केटिंग का एक ज़रिया है। ये जितने भी यूट्यूबर्स और व्लॉगर्स हैं इनमें बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं, मैं आगे चल के इंशाल्लाह नाम भी ज़रूर लूँगा, क्योंकि ये एक माशरे के अंदर बिगाड़ पैदा कर रहे हैं और ये मेरा काम है कि मैं लोगों को अपने आगाह करूँ, इनसे मोहतात रहें। ये सिर्फ अपने चैनल्स की, अपने जो यूट्यूब और ये जो टिकटॉक अकाउंट्स हैं इनकी महज मशहूरी के लिए, तशहीर के लिए सब कुछ करते हैं और इनमें सरासर इनका फ़ायदा है और ये बहुत अब ख़तरनाक मसला बन चुका है। बहरहाल इसके ऊपर अब मैं आगे बात करूँगा कि वो वक्त मेरे पास महदूद है। एक और बड़ा मामला और मौजू है जिसके ऊपर हमें गुफ्तगू करनी है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान काफ़ी देर से स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा और आगे चल के इंशाल्लाह इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे उनके साथ बहुत सारे मामलात पर। सैयद साद शाह हब ऑफ प्रॉपर्टी के CEO हैं, इसके अलावा पार्टनर हैं GFS बिल्डर्स के, जो नॉर्थ टाउन का कोई प्रोजेक्ट है उसके साथ, और इसके अलावा भी नौजवान हैं, बहुत सारे मामलात पर काम कर रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और ख़ासतौर पे जो सोशल मीडिया है उसका भी इस्तेमाल जानते हैं। और अभी कुछ देर पहले उनसे गुफ्तगू हो रही थी इनोवेशन के हवाले से। बहुत मुतासिरकुन शख्सियत हैं, बहुत कम उम्र हैं, सैयद साद शाह, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया साद प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। अब साहब सोशल मीडिया से ही बात चलें, स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे ठीक है। मौजूद तो हमारा प्रॉपर्टी के हवाले से है और आगे चल के ज़रूर इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। कितना इफ़ेक्टिव रहा है सोशल मीडिया का इस्तेमाल, ख़ासतौर पे आप जब बिज़नेस से वाबस्तगी आपकी हुई और आपने देखा कि इसमें मार्केटिंग का जो टूल है, क्योंकि आप खुद मार्केटर हैं और बेहतरीन मार्केटिंग जानते हैं, तो कितना इससे फ़ायदा हुआ और इसकी रीच का, इसकी पावर का अंदाज़ा कैसे हुआ?
पहले चाहूँगा इस पे बात करें। जैसे भाई सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और अब तो मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया जो है एक मोबाइल के अंदर समा गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब नौकरी करने के लिए, जॉब करने के लिए भी हम लोग सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। मार्केटिंग के लिए भी सहारा ले रहे हैं, बिजनेस के लिए भी ले रहे हैं। और सोशल मीडिया एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि जिन लोगों ने शायद इसका कभी तसव्वुर दिया होगा, उनको भी कभी गुमान नहीं होगा यकीन है। कि फ्यूचर में ये इतना ज़्यादा इस वर्ल्ड को ग्रैब करेगा। तो इसमें देखें, जहाँ तक प्लस पॉइंट है वहाँ नेगेटिविटी भी है और हर चीज़ें हैं। तो अब अगर हम बात बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, तो नो डाउट सोशल मीडिया के ज़रूर मैं अपनी अगर बात करूँ तो सोशल मीडिया, हम जो कुछ भी हैं सोशल मीडिया की वजह से ही हैं। और सोशल मीडिया पे डिफरेंट टैक्टिक्स को आपको जो है वो एग्जीक्यूशन पर पहुंचाने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि सोशल मीडिया इज़ लाइक कि पूरी दुनिया आपके हाथ में है। ठीक है। अब आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो ब्रांड है, उसको आप कहाँ कहाँ तक दिखा सकते हैं, कहाँ कहाँ तक प्रमोट कर सकते हैं, ये चीज़ डिपेंड करती है आपके माइंड सेंस पर बिल्कुल कि ठीक है। आपके पास सोशल मीडिया को रन करने की टैक्टिक क्या है। और मैं कहता हूँ ना कि सोशल मीडिया को जहाँ पे इस्तेमाल करना है जिसके पॉजिटिव पॉइंट्स है, वहाँ नेगेटिविटी भी बहुत है। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे कि आपने देखा होगा कि एक तो आसानी है कि हमें अपने हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोशल मीडिया पे मिल जाता है, लेकिन दूसरी जगह पे आपने देखा होगा कि आजकल हर दूसरा बंदा डॉक्टर बन के बैठा हुआ है सोशल मीडिया पे। बहुत खूब। आप ऐसे ही। यूट्यूब पे अगर अपना कोई मर्ज लिखते हैं ना, तो आपको 10 वीडियोस मिलती हैं, ऐसे ही। और जब आप उसको ऑन करते हैं तो आप देखते हैं कि वो यूजलेस सेंसलेस बातें कर रहा होता है। लेकिन सोशल मीडिया की जो एक नेगेटिव पॉइंट है वो ये कि उसका चेक एंड बैलेंस ज़ाहिर नहीं है, कोई भी इंसान कुछ भी अपलोड कर देता है। बिल्कुल। और जहाँ बुरे लोग हैं वहाँ अच्छे लोग भी हैं, जहाँ बुरे काम है वहाँ अच्छे काम भी है। तो बस मैं ये कह रहा हूँ कि एक मैसेज भी है कि सोशल मीडिया बहुत अच्छी बात। करामत तो बहुत है, तो लेकिन इसको ज़रा, ये बहुत ख़तरनाक भी साबित हो जाता है। बहुत ये मौलिक साबित आपको हो रहा बना है। सकता है और ये आपको बर्बाद भी कर सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा। जिसका भी मैंने तस्करा किया, ये फूड व्लॉगर्स जो हैं ये बड़ा ख़तरनाक काम कर रहे हैं। गैर मियारी खानों की तशहीर रेस्टोरेंट्स की, होटल्स की, और छोटे छोटे ये जो जगह जगह पथारे लगे होते हैं इनकी, और ऐसे उसकी तशहीर करते हैं कि देखता हूँ कि मैं लोगों का रश वहाँ पे लग जाता है। तो ये बहुत ख़तरनाक सिलसिला है। अच्छा, इसको एक तरफ रखते हुए साथ ये बताइए कि रियल इस्टेट के शोबे से कैसे वाबस्तगी हुई, और फिर मैं आगे चल के ज़रा आपके काम के हवाले से बात करूँगा। ये कम उम्र में कैसे ख्याल आया कि रियल इस्टेट के बिज़नेस को परस्यू किया जाए? देखिए, रियल इस्टेट बिजनेस की जहाँ तक बात है, तो जब से मैंने होश संभाला है मैं इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ। बिल्कुल ठीक है। बस ये है कि उस वक्त जो है ये मेरा प्राइमरी फोकस नहीं था। ठीक है। सही है, तो इसको मैं जो एज अ पार्ट टाइम देख लिया करता था और इस तरह से। लेकिन ये वो काम था जो मैंने देखा कि इस वक्त जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, लैंड इंडस्ट्री एक वाहिद वो इंडस्ट्री है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। देखिए, मुल्क के हालात डाउन से डाउन हो जाए, इंडस्ट्रीज बंद हो जाती हैं, आपने देखा होगा मिल्स बंद हो रही होती हैं, और आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। सही है, तो एलसीज के जो अपने मामलात हैं अभी जो चल रहे हैं, बंद हैं। तो लैंड इंडस्ट्री में एक चीज़ है कि छत हर बंदे को चाहिए ही चाहिए। ठीक है। ठीक है, बेसिक नीड। आप हो, मैं हूँ, लाखों लोग ये शो देख रहे हैं, तो वो एक घर में ही रह रहे हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू इसलिए लैंड की कभी डाउन नहीं होती, और जिस प्रोडक्ट की वैल्यू डाउन नहीं हो तो उस इंडस्ट्री की वैल्यू भी टेक्निकली डाउन नहीं होती। बहुत अच्छी बात है। तो ये जो चीज़ है ये ही मेरे माइंड में थी, और मैंने कहा कि क्योंकि ये मेरे जो है, आप ये समझ लें कि मेरे वालिद साहब का भी काम है, सोशल मीडिया नहीं था बस उस वक्त, ये डिफरेंस है। तो मैंने कहा कि क्यों ना इस लैंड इंडस्ट्री के अंदर मार्केटिंग को रिलेट कर दिया जाए और सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाए और लोगों को अवेयर किया जाए। क्योंकि एक बात, मैं खुद लैंड इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ, मैं आपको इसकी एक ये भी बात बता दूँ कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो स्कैम कर रहे होते हैं, और जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री बदनाम हो जाती है। ठीक है, तो अच्छे बुरे लोग, जैसे मैंने कहा, हर जगह है, तो यहाँ पे भी मौजूद हैं। तो मैंने बहुत सारी अपनी वीडियोस के अंदर ऐसे लोगों को भी एक्सपोज किया है और रियलिटर्स को भी एक्सपोज किया है जो लोग इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। इन्वेस्टमेंट इश्यूज है, जैसे बहुत सारे रियलिटर आपको कहते हैं कि आप किसी के सामने आप मुझे इन्वेस्ट कर दें, इतनी पेमेंट आपको 3 महीने में हम प्रॉफिट 100% दे देंगे, 2 महीने में हम। अच्छा, जब मुझसे कोई आके पूछता है, मैं उनको कहता हूँ कि सर आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, उससे जो है इतना प्रॉफिट जनरेट हो सकता है, लेस देन इतना हो सकता है, मोर देन इतना हो सकता है। ठीक है, दोनों साइड से दोनों साइड से हम बता देते हैं। लेकिन क्योंकि वो उनको अट्रैक्ट नहीं कर रही होती है, तो वो कहते हैं नहीं भाई, मुझे तो वो किसी से मिल के आते हैं जिन्होंने शायद 50 लाख रुपए पे 50 लाख रुपए का ही प्रॉफिट 2 महीनों में दे रहे होते हैं। तो बस ये कुछ चीज़ें हैं, ये तो बहुत एक तवील गुफ्तगू है। कहने का मकसद ये आया कि ये होता अमूमन ये है कि रियल्टर्स जो हैं वो ब्राइट साइड दिखाते हैं, डार्क साइड नहीं दिखाते, और आप दोनों दिखाते हो, इस वजह से लोग थोड़ा सा मुहतात। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि दोनों चीज़ों के बारे में बताना ज़रूरी है जब भी हम ट्रेड करते हैं या किसी भी चीज़ में डील करते हैं।
अच्छा, ये जो हमारे शरिया लॉज हैं उसके अंदर भी शामिल है, जो हमें तरीका सिखाया गया है कि आप ब्राइट साइड भी दिखाएं और डार्क जी साइड भी बिल्कुल दिखाएं, ऐसे ही है। प्रोज कॉन्स दोनों के ऊपर बात करें उसकी, दोनों चीज़ों को आप सामने रखें, तो ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, अब ये कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स स्टार्ट में किए जिस पे बड़ा अच्छा फीडबैक मिला और जिसके बाद मोटिवेशन मिली, वो कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स रहे? अच्छा, प्रोजेक्ट्स तो हमने बहुत सारे किए। सुपर हाईवे के प्रोजेक्ट्स किए। हम्म। इसके अलावा एक प्रोजेक्ट हफ्सा गार्डन किया। राइट। तो उस पे हमें बहुत जो है वो अच्छा रिस्पांस भी मिला, देखो ठीक और है। वो बिल्डर साइड से भी और हर लिहाज से। फिर इसके बाद प्रोजेक्ट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं जो हम रिसेंटली कर रहे हैं, वो कर रहे हैं मेगा बाज़ार, राइट। जीएफएस मेगा बाज़ार। राइट। तो उसकी जो सबसे ख़ास बात यह है कि देखें, एक चीज़ और है कि हमारी एक सोच है कि हब ऑफ प्रॉपर्टी, जब अब तक हमने जितने भी जो है प्रोजेक्ट्स किए हैं, उसमें एक चीज़ हमने माइंड में रखी है कि मिडल और लोअर के लिए इजी टू एक्सेस हो। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। उसकी एक वजह यह है कि अभी के जो हालात चल रहे हैं, जो मैक्सिमम जो मिडिल क्लास तबका है उसने हार मान ली है बिल्कुल ठीक है। कि अब वो घर तो नहीं बना सकता, ना कारोबार कर सकता है, ना दुकान बना सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो इस सोच को हमने ख़त्म किया है, और जो है इसको ख़त्म करने में जीएफएस का, इरफान भाई साहब का भी बहुत बड़ा किरदार रहा है हमारे राइट। साथ। राइट। और क्योंकि ये आसान टास्क नहीं होता कि एक रिलायबल प्रोजेक्ट के अंदर, एक जो है रिलायबल सोसाइटी के अंदर, जहाँ पे लीज पोजेशन सारी चीज़ें मौजूद हो, वहाँ बिल्कुल पे एक ठीक है। मॉल जो है लॉन्च कर दिया जाए, जिसकी मंथली इंस्टॉलमेंट 5,000 रुपये हो वाह जी और वाह। बुकिंग 2 लाख रुपए हो। और वो प्रैक्टिकल भी एक, है ये। जी, और ये बिल्कुल हर बंदा ऐसे ही सवाल करता है कि ये क्या, ये प्रैक्टिकल है, स्कैम तो नहीं है। इसका मैं सिंपल सा ये जवाब देता हूँ कि ये जिस सोसाइटी के अंदर जो मॉल्स बन रहे हैं, ये है नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी। अभी हम जीएफएस मेगा बाजार लॉन्च कर रहे हैं। राइट। ठीक है। राइट। इसकी हाइप आप देखेंगे कि पूरे शहर शहर में इसके बोर्ड्स लग चुके हैं। ठीक है। जीएफएस मेगा बाजार के 2 लाख रुपए से इसकी बुकिंग है, 5,000 इसके भी मायना है। ठीक है। ठीक है। तो ये एक दुकान आपको मिल रही है टोटल 6 से 7 लाख रुपए की कॉस्ट के अंदर, वो भी 5 सालों में जो आपने देनी है। और दुकान का क्या साइज होगा? साइज देखें डिफरेंट होते हैं, ठीक यहाँ है। पे रेट होते हैं फ्लोर वाइज ठीक है। और स्क्वायर फीट के हिसाब से। ठीक है। दुकान का साइज हमारे पास 50 स्क्वायर फीट भी है, 100 भी है, राइट। 200 भी है। राइट। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस साइट के लिए ठीक है। वो। ठीक। तो अब बात सारी ये आती है कि जो आपने जैसा कहा ना, क्या ये प्रैक्टिकल है, ये बहुत सारे लोगों के माइंड में बात आती है, क्या ये प्रैक्टिकल है? तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आप पूरे शहर में इसकी ब्रांडिंग देखेंगे। ठीक है। दूसरी वजह ये है कि नॉन प्रैक्टिकल चीज़ करने वाला बंदा, इस तरह के एक्ट करने वाला बंदा, वो बिल्कुल साइड में रह के काम करता है। बिल्कुल ठीक है। ठीक, वो कभी फ्रंट पे नहीं आता, वो कभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, और क्योंकि कभी एक ब्रांड भी इनविटेशन। इस्टेब्लिश हो चुका है कि एक जीएफएस का नाम एक बन चुका है, तो अगर जाहिर है कि अगर उस तरह की कोई चीज़ होती है जो इम्प्रैक्टिकल हो, तो वो तो ब्रांड को मुतासिर करेगी बहुत बुरी बिल्कुल तरह से, बिल्कुल ये भी ऐसा ही ठीक है। है। तो यही वजह है कि हमने, जाहिर है मैं तो अब एक प्लॉट भी खरीदते हैं तो आप सारी चीज़ें चेक करते जी। हैं। जी। तो जब जब हम पूरे पूरे प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं, तो हमने भी बहुत चेक एंड बैलेंस रखना होता है, क्योंकि जो हमारा काम है वो हमारी स्पेस वैल्यू पर ही होता है। बिल्कुल ठीक है। और ये इसको बनाने में शायद पूरी जिंदगियां लग जाती हैं और गंवाने में एक लम्हा नहीं लगता। बिल्कुल ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं तो लोगों को भी यही मैसेज देता हूँ कि इन्वेस्टमेंट उस पेपर देख के ना करें, क्योंकि लोगों को पेपर नहीं पता क्या बिल्कुल होते हैं। ठीक है। हर प्रोजेक्ट, आप मुझे कोई भी 2 नंबर प्रोजेक्ट दिखा दें, उसके पेपर में ला के रख दूंगा आपके सामने। बिल्कुल ठीक है। लोगों को चाहिए कि वो प्रोफाइल देखें कि उन्होंने माजी में क्या किया है जी। बिल्डर्स ने। ट्रैक रिकॉर्ड देखा अगर जाता है कहीं उसने पे भी 10 इन्वेस्ट प्रोजेक्ट करने से डिलीवर पहले। बिल्कुल किए ठीक हैं, है। अगर किसी बिल्डर के 100 प्रोजेक्ट एट अ टाइम चल रहे हैं, तो वो आपको डिलीवर करेगा। बिल्कुल और ठीक है। कहीं कहीं पे थोड़ा सा आपको सब्र रखना पड़ता है। शायद 5 साल के वादा नहीं, 5 से 6 साल हो सकता है, कभी कोई आगे पीछे चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन वो स्कैम से बेहतर बिल्कुल है। ठीक है। मिस कैलकुलेटेड तो हर इंसान करता है, ह्यूमन एरर है ये। बिल्कुल ठीक तो है। ये सारी चीज़ें जो मैं वैसे भी बताते रहता हूँ लोगों को वीडियो पे, और ये सबसे मेन मुद्दा यही होता है कि आप प्रोफाइल देख के काम करें। बिल्कुल ठीक है कि आप किसी भी कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, उसके पास्ट में जो उसकी अचीवमेंट है, खासतौर पे रियल एस्टेट में डिलीवरी आप देखें, जहाँ पर रेशो ज़्यादा है तो आप उसको परस्यू कर सकते हैं। ये अब जितने भी आजकल जो प्रोजेक्ट्स हैं, मैं देखता हूँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जो टारगेट मार्केट है वो तो वो लोग हैं जो बड़े वेल टू डू हैं और जो इन्वेस्टमेंट आफ्टर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उनके पास पैसा है, वो रोल ओवर में है, इधर से निकाल के उधर लगाया, उधर से कहीं और लगाया, और वो आसान भी होता है। ये मास्टर्स को कवर करने का और ख़ास तौर पे फिर लोअर मिडिल क्लास को टारगेट करना, जहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, ये कैसे ख्याल आया? देखिए, ये इस तरह से ख्याल आया क्योंकि मैंने ये चीज़ नोट की थी कि ऊपर लेवल पे कोई भी मुल्क हो, जब उसकी इकॉनमी डाउन होती है, तो जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है उसके लिए पैसा बनाना और आसान हो जाता है। मतलब अमीर और अमीर हो जाता है, गरीब और गरीब होता हो चला जाए। जाता है। ठीक।
यही वजह होती है इकॉनमी लूज होने की। तो ये मेरे माइंड में एक चीज थी, क्योंकि हम भी लोअर क्लास से ऊपर आए, तो हम इस चीज को समझते हैं। ठीक है। और घर बनाना भी हमारे एक टाइम पे ख्वाब था कि भाई हम तो बस मकान मालिक से जलील ही होना है, हमने बिल्कुल ऐसा नहीं हो बिल्कुल बना आपने सकते। क्योंकि एक टाइम पे यहाँ पे हम उस शहर में रह रहे हैं जहाँ पे एक 25,000 कमाने वाला बंदा जी वो घर के 6-6 7-7 अफराद को बेयर कर रहा है। फिर अगर आप किसी का एडमिशन कराने जाएं बच्चों के स्कूल में तो 2 लाख रुपए तो ऐसे ही चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो इस दौरान ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में थी, तो इसी बिहाफ पे मैंने ये सोचा था कि कुछ ऐसा प्लान किया जाए कि इसको जो है लोअर मिडिल की सोच जो है यहाँ तक जो है पहुंचे और उनके लिए आसानी की जाए। लेकिन ये बहुत मुश्किल टास्क था, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि इन रेट्स में चीज़ों को लॉन्च करना और उनको डिलीवर करना, ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। तो ये समझ लें कि जब आप बिजनेस करते हैं, आपके जब 50 प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं और उसमें से जब आप 40 प्रोजेक्ट से अर्निंग कर रहे होते हैं, तो हम उस जो अर्निंग कर रहे हैं उसके बिहाफ पे, उसके प्रॉफिट रेशियो से हम लोग 10% प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं जो हम गरीबों को दे सकें। तो ये बेसिकली हम ये समझ लें कि अगर हम कॉस्टिंग करें तो ये रेट कॉस्टिंग में भी नहीं बैठते, इट इज़ जस्ट लाइक अ मार्केटिंग। ये एक आइडिया था जो मेरे माइंड में बहुत टाइम से था, और इसमें बहुत आसानी हुई जब हमने GFS से अपना जो है इश्तराक किया। और वो इरफान वाइज साहब भी गरीबों को बहुत समझते हैं, GFS बहुत समझता है, और वो भी लोअर मिडिल को ही टारगेट करता है कि ये इनके लिए बन जाए। और इसके लिए यही है कि मुश्किल टास्क है कि आप समझते हैं यहाँ हर चीज़ महंगी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी महंगी हो चुकी है, बहुत ऊपर हो गई है, उसके अंदर जो है जीरो प्रॉफिट या बहुत लो मार्जिन पे काम करना ये कोई भी नहीं करता। तो बस ये है कि एक तरह से समझ ले कि मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट है, ज़ाहिर है गिव एंड टेक। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं बहुत नेक हूँ, एक मेरा गिव और टेक जो है इसके अंदर वो ये था कि आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट जब डिलीवर कर देते हैं तो ये आपकी एक बहुत बड़ी मार्केट होती है। आपने एक रेट लॉन्च किया था जो कि अनएक्सपेक्टेड थे और फिर आपने डिलीवर भी कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू आजकल मैं देखता हूँ कि जितनी भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं वहाँ पर जो मिडिल मैन है उसका रोल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से प्राइस मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई है। क्या ऐसा है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो इन ब्रोकर्स का शिकार होकर बहुत सारे प्रोजेक्ट से दूर हो गए, और इसमें बैक वक्त जो एंड यूज़र है उसको तो नुकसान हुआ ही है, जिसने प्रोजेक्ट इनिशिएट किया उसको भी बड़ा नुकसान हुआ। इस रोल को कैसे ख़त्म किया जाएगा या मिनिमाइज़ किया जा सकता है? सर ये बिल्कुल वैसे ही है कि रियल एस्टेट में आपको एक इसकी हकीकत बता दूं कि आजकल हर दूसरा बंदा अपने आप को रियलिटर कहता है। ऐसा ही। ठीक है, वो सुबह जो है वो अकाउंटेंट होता है, रात में वो रियल एस्टेट ब्रोकर होता है। ऐसा ही, ऐसा ठीक है, तो हर बंदा, इवन अगर आप किसी अपने दोस्त को कहेंगे ना यार मुझे कहीं पे यार इन्वेस्टमेंट करनी होगा, अरे मैं यही काम करता हूँ जी। तो ये जो लोगों को समझना, ये थोड़ा सा आप, ये मैं कहता हूँ कि लोगों को समझना चाहिए, ये अवाम का काम है। क्योंकि देखें आप जो अपनी देखें ये जो रियल एस्टेट है, ये जो घर बनाने का फैसला है या दुकान बनाने का फैसला है, ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार ये फैसला करते हैं या शायद बहुत बड़ी प्लानिंग करते हैं। तो वो जो जिंदगी का एक बार फैसला करने जा रहे हैं ना, वो किसी रिलायबल जगह पे बैठ के करें। ठीक है, गली के ब्रोकर्स के अंदर जो आज बैठे हुए हैं कल वो शटर डाउन कर दें तो उससे बदनामी पूरी इंडस्ट्री की होती है। तो उनका बेसिकली जो वो सेलेक्ट करते हैं जो ब्रोकर्स को, उनकी वजह से वो जो है अपने प्लान को एग्जीक्यूशन पे नहीं पहुंचा पाते हैं। आप किसी ऐसे इदारे के पास जाएं, अब अगर मैं अपनी बात करूं तो हमें गवर्नर ऑफ सिंध से रिवॉर्ड मिला हुआ है, और वो किस चीज़ का है, वो इसी चीज़ का मिला है कि हमने रियल एस्टेट में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया इस इंडस्ट्री के अंदर। कंट्रीब्यूशन से मुराद ये थी कि लोगों को बहुत अवेयरनेस दी है, अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई है, और इस चक्कर में मैंने बहुत दुश्मनियां भी कर ली हैं इस एज के अंदर ही, क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं था कि अगर हम ये स्टेप लेंगे तो उसका आफ्टर इफेक्ट इतना खतरनाक हो सकता है। बहुत सारी चीजें माजी में हुई हैं। तो मकसद यही था, ये जो आपने बात की है ये मैं वैसे भी मैंने करता रहता हूँ कि आप रियल एस्टेट के अंदर सिर्फ रिलायबल जगह पे अगर चले जाएं, आप प्रोफाइल चेक कर लें कि आप जिस बिल्डर के साथ काम कर रहे हैं वो रिलायबल है या नहीं, तो आप खुद होके हो जाएंगे। फॉर सपोज आप अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, कोई भी इंसान हो फर्स्ट टाइम घबरा रहा होता है, लेकिन जब उसको रिटर्न मिल जाते हैं फिर वो सेकंड टाइम थोड़ा सा घबराता है, फिर जब सेकंड टाइम रिटर्न मिल जाए तो वो तीसरी बार ये भी नहीं पूछता कि आप पैसे मेरे लगा कहाँ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वो मुतमईन हो चुका है। तो इसका एक आसान तरीका ये है कि आप मुतमईन दूसरे के साथ उस बिल्डर ने क्या किया आप ये देखें और आप मुतमईन हो सकते हैं कि दूसरे जो पास और माजी के प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ कैसा रहा है। अब मैंने फिर कहा ना, देखिए देर सवेर होना डिलीवरी में वो हो जाती हैं चीजें, लेकिन नजर आनी चाहिए। सोसाइटी बंद रही हो, काम हो रहा हो, डिलीवरेंस आ रही हो, अगर एक बिल्डर ने आपको 10 सोसाइटी की रिप्रेजेंटेशन दी है तो वो बाकी के 5 की भी देगा, वो कहीं नहीं जाएगा। और मार्केट के अंदर इस वक्त जो ओपन मार्केट में काम कर रहा है, जिसके पास लाइसेंस है वही कंपनी है।
अदरवाइज कहीं भी जाएंगे तो आप ट्रैप का शिकार हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इस चीज़ को बड़ा नज़र में रखने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे कि जैसे भी बात हो रही थी कि कहीं पे भी इन्वेस्ट करें, पहले कंपनी का प्रोफाइल ज़रूर देखें। जब स्टॉक मार्केट में भी हम लोगों को मशवरा देते थे इन्वेस्ट करने का, तो हमेशा ये कहता था कि कंपनी का प्रोफाइल ज़रूर देखा जाए, जिसके साथ भी काम करें। इवन किसी अगर इंडिविजुअल के साथ भी अगर आप काम कर रहे हैं, उसका प्रोफाइल देखना ज़रूरी है। फिर ये बाज़ार का जो आइडिया है, अच्छा, अब इसको क्या मेक श्योर करना आप समझते हैं ज़िम्मेदारी है जिसने प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया है? क्योंकि मैंने अभी जैसे बताया कि बहुत सारे इस तरह के प्रोजेक्ट्स आए मार्केट के अंदर, फिर वो प्राइस मैनिपुलेशन और फिर वो ट्रेडिंग का एक हब बन गया। फिर वो स्टॉक मार्केट की तरह फाइल्स एक्सचेंज होती रहीं, लेकिन जो एक्चुअल जो प्लान था वो एग्जीक्यूट नहीं हो सका। इस चीज़ को मेक श्योर करने की कोशिश करेंगे, या आप समझते हैं कि करना चाहिए कि अगर मैंने बाजार का ख्वाब देखा है तो एक बाजार प्रैक्टिकली मुझे नज़र आए, ताकि उसका इकोनॉमी के अंदर कोई इनपुट मुझे नज़र आए? जी। देखिए, इसके अंदर ये होगा यासर भाई कि एक बाज़ार जब हम डिज़ाइन करते हैं तो उसकी हम सबसे पहले करते हैं प्री लॉन्चिंग। ठीक है, ये जो हम काम कर रहे होते हैं हमें इस चीज़ का अंदाजा होता है कि 90% लोग जो होते हैं वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं कि मैं 5 साल तक नहीं भी जाऊंगा तो रीसेल कर दूंगा रेट्स बढ़ने पे। ठीक है, तो जाहिर है रेट्स को स्टेबल रखना भी नुकसान है उन लोगों के लिए भी जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, तो रेट्स तो ऊपर जाते हैं। और जहां तक रोटेशन होती है तो ये बिजनेस पूरा रोलिंग और रोटेशन पे चलता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर हमने 6 लाख रुपए के रेट्स लॉन्च किए और हमने 100% जो है वो माल बेच दिया, तो 100% चीजों को बेच देने के बाद जब हम उसके रेट्स को इंक्रीज करते हैं ना तो 90% लोग वापस बेचते हैं उसको। जी, जी, ठीक है, एंड यूजर टू एंड यूजर जाती हैं वो चीजें। तो ये 5 सालों तक रोटेशन चलता रहता है। इस दौरान ट्रांसफर्स भी होते हैं, तो वो एक अलग जरिया है। तो ये एक बिजनेस है। ये वो बिजनेस है कि नुकसान में बिल्डर भी नहीं होता है और जो है जो अलॉटीज हैं वो भी नहीं होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि प्रोजेक्ट बनाना कोई बड़ी बात है ही नहीं, बस आपकी जगह और जमीन अगर क्लियर है तो, और अगर वो क्लियर नहीं है तो फिर भागना पड़ता है बिल्डर्स को। तो बात ये होती है कि अगर जमीन क्लियर है, जगह क्लियर है, लोकेशन समझ में आपको आ रही है, तो आप बिल्कुल प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। और ये रेट्स जो मैंने बताए ये तो जाहिर सी बात है कि टाइम टू टाइम चेंज होंगे। बिल्कुल ठीक है। तो ये सही है कि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको जहाँ पे भी मिलती है वो इस शक्ल में भी मिले, तो ट्रेडिंग के लिए भी लोग जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये ख्याल ये है कि ये बिज़नेस, जैसा भी इन्होंने इनिशियली बताया, कि ये ऐसा बिज़नेस है जिसकी नीड हमेशा रहेगी, यानी आप ये समझ लेंगे जिसकी मार्केट हमेशा रहती है रियल एस्टेट के अंदर। कराची एक बड़ा डाइवर्सिफाइड कल्चर रखने वाला शहर है और हर तरह के लोग यहाँ पर नज़र आते हैं। अच्छा, पहले में जो फार एंड वाइड एरियाज़ हुआ करते थे, कराची के जो मज़ाफ़ाती इलाके होते थे, उनके बारे में कम सुनता था, लेकिन आज मैं जितने प्रोजेक्ट देख रहा हूँ मैं हैरान होता हूँ कि वहाँ पर भी उस तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है जैसे पहले शहरों में हुआ करती थी। तो इसकी क्या वजह समझ में आ रही है? क्या मार्केट की नीड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आपको शहर से बाहर जाना पड़ रहा है, और लोग उसको क्यों अब प्रायोरिटी दे रहे हैं? उसकी क्या वजह है? देखिए, आपने एक चीज़ देखी होगी कि कराची चारों तरफ से एक्सटेंड हो रहा है। और मे भी के आने वाले 15 साल के अंदर 10 to 15 ईयर्स आफ्टर के ये जो कराची और हैदराबाद है ये पूरे जो है मर्ज हो जाएंगे। हाँ, इतना तो हो चुका है ऑलरेडी। इसकी बेसिक एक वजह ये भी है कि कराची के पास, कराची एक बिजनेस हब है जो पाकिस्तान की 70% जो है रेवेन्यू को जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो जब किसी भी मुल्क का एक हब सिटी होता है ना, तो वहाँ पे पूरे मुल्क से जितने भी जो हैं वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या बिजनेस ओनर, सारे वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। ठीक है। जब बात इन्वेस्टमेंट्स की आ जाए तो इन्वेस्टमेंट के अंदर इस वक्त मुआशी हालात है, आप किसी इकॉनमी में पैसा लगाएंगे, आप जो है वो किसी मिल्स में पैसा लगाएंगे नहीं लगाएंगे, किसी कारोबार में कहीं नहीं लगाएंगे। ठीक है, इवन शायद स्टॉक मार्केट में भी आप नहीं लगाएंगे जो मामला है। ठीक है, तो आप रियल एस्टेट की तरफ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत तेजी से एक्सटेंड हो रही है इस तरफ, जो है लोगों का रुझान ज्यादा है, लोगों को आ रही है अवेयरनेस। और रियल एस्टेट की जहाँ तक बात करते हैं तो ये वाहिद इंडस्ट्री है जो हर इंडस्ट्री में मिलती है। आप एक मिसाल के तौर पे आप एक बहुत बड़ी मिल्स चला रहे हैं, मिल्स चल रही हैं आपकी कराची में, पाकिस्तान में, आप, मैं 100% साइन कर सकता हूँ आप रियल एस्टेट में आपकी इन्वेस्टमेंट है। आप किसी बहुत बड़े इदारे के बहुत इलीट क्लास पर्सन हैं, बहुत आप सरकारी अफसर हैं, आपकी ज़मीनें होंगी, आप इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में आपकी भी होगी। फील्ड वो अलग थी जी। आप एक डॉक्टर हैं, ये आपकी अलग फील्ड है कि आप डॉक्टर हैं, लेकिन आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त यही एक वो रिलायबल जगह है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके मुझे रिटर्न मिलेगा। तो ये फील्ड बहुत तवील है, ये इसलिए ख़त्म नहीं होती। बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए अपॉर्चुनिटी इसमें ज़्यादा, ये बात तो समझ में आती है। और कराची जैसे शहर में, अच्छा, क्योंकि अब ये डिमांड सप्लाई का रूल है कि जब तेज़ी से आबादी में इजाफा होता जाएगा तो आबादी की नीड है घर बनाना,
और जब वो होगा तो बड़ी तेज़ी से फिर इजाफा होगा। फिर जब ये एक्सपेंशन होती है, अच्छा ये बड़े ममालिक के अंदर तो वर्टिकल एक्सपेंशन की तरफ जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि जिस तरह एक्सपेंशन हो रही है तो बहुत सारे अब इस पे सवालात खड़े हो गए हैं। ज़ाहिर है साथ से तो इनके ऊपर बात नहीं की जा सकती, लेकिन थोड़ा सा इनके प्रोजेक्ट के हवाले से ही फरता है। क्या करने का इरादा रखते हैं? चलें ये बाज़ार का चीज़ें अगर प्रैक्टिकल होती हैं, मटीरियलाइज होती हैं, प्रैक्टिकल तो हैं डेफिनेटली, तो इसके बाद क्या करने का इरादा रखते हैं? क्योंकि यहाँ मैंने देखा है कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स रहे हैं उनका कुछ ऐसा सच मुझे रिजल्ट नज़र नहीं आया कि जैसे मैंने एक दो नाम तो नहीं लूँगा वरना वो मार्केट उनकी ख़राब होती है। मैं इधर ही देखा नॉर्थ के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। क्या अगला स्टेप होगा? क्या आप समझते हैं कि अगर ये चीज़ मटेरियलाइज होगी तो फिर नेक्स्ट लेवल पे क्या करने का इरादा रखते हैं? अच्छा, प्लानिंग तो बहुत बड़ी है। हम्म। अगर मैं इसकी बात करूं कि जो प्रोजेक्ट्स डिलीवर नहीं हो पाए, और बहुत उसकी एक वजह ये भी है कि बहुत सारे लोग जो है वो बिजनेस रोलिंग को नहीं समझ पाते रियल एस्टेट की। जी। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और है कि पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा काम करती है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है, हर दूसरा बंदा रियल एस्टेट से वाबस्ता है। लेकिन हमारे पास कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं है जहाँ पे रियल एस्टेट की तालीम दी जाए। पूरी दुनिया के अंदर इसकी बाकायदा प्रॉपर डिग्रीज इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो शायद यहाँ होने भी चाहिए, नहीं है। चंद एक इंस्टीट्यूट हैं यहाँ काम कर रहे हैं। जी जी। अब कहने का मकसद ये है कि अब जो हमारा फ्यूचर प्लान है वो क्या है। इससे पहले हमने ऑलरेडी जो है कुछ जो है अराउंड समझ लें कि 4 महीने पहले हमने एक लॉन्च किया था मॉल, जो कि न्यू डॉलमेन मॉल के नाम से था। फिर उसके बाद हमने एवरेस्ट मॉल लॉन्च किया। और हमारा सबसे बड़ा टारगेट ये होता है कि वहाँ लोग हमें रिस्पॉन्ड करें। लोग रिस्पॉन्स कैसे करेंगे? रिस्पॉन्स इन अ सेंस कि वो हमारे पास आएंगे और परचेजिंग करेंगे, हम पे ट्रस्ट करेंगे। तो लोगों ने बहुत मोहब्बतें भी दिखाई, ट्रस्ट भी किया और परचेजिंग भी की। तो हमने क्लोज अल्हम्दुलिल्लाह हमने न्यू डॉलमेन क्लोज किया, हमने एवरेस्ट क्लोज किया। एवरेस्ट के बाद हम ये जो है यहाँ पे ये तीसरा प्रोजेक्ट हमने जो जेवी पर उठाया, जो कि जीएफएस सदर बाजार है। इसका ये है कि ये जो है तकरीबन 2000 गज से बड़ी जगह है। और इसके अंदर अराउंड अगर हम सारे फ्लोर्स की दुकान को काउंट करेंगे, शॉप्स को, तो वो 25 से 2600 हैं। ठीक है। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, मैसिव प्रोजेक्ट है, बिल्कुल एक बड़ा प्रोजेक्ट है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके बाद जो हमारा टारगेट होगा, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर ही जा रहे हैं, तो जब हम यहाँ तक आए तो हम इसको और बड़ा करेंगे। पर्सनल साइकी है कि जो माजी में हम कर चुके हैं, अगला स्टेप उससे ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। साथ अब बातें बहुत सारी हैं और वक्त क्योंकि मेरे पास जो है वो सेगमेंट का ख़त्म हो गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब इंशाल्लाह आपको ज़हमत देंगे तो फिर आपकी सोच के हवाले से, मोटिवेशन के हवाले से और यंगस्टर्स के लिए ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि उनको ये मैसेज देना ज़रूर है। जो इब्तिदा में हमारी बात हुई है ख़ास तौर पे नौजवानों के हवाले से, वो बड़ी काम की बात है। वेल साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, यहाँ पे शामिल गुफ्तगू है। ये थे जनाब सैयद साद शाह, और बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे रियल एस्टेट के हवाले से, बहुत कुछ समझने का मौका भी मिला और इंशाल्लाह आगे ये सिलसिला जारी भी रखेंगे। अब यहाँ पर एक ब्रेक मुझे लेनी है और ब्रेक के बाद जो दूसरा सेगमेंट है उसकी तरफ बढ़ना होगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।